इम्पोर्टेंट टॉपिक के सेशन में आज हम लोग एक नया नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। आसान चैप्टर है। फिजिक्स में बहुत सारे चैप्टर आसान है जो बोर्ड एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है और टॉपिक भी फिक्स है। उसमें से ये भी एक चैप्टर है जो आसान है और स्कोरिंग चैप्टर है। ठीक है, तो ये सभी टॉपिक है जो हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। वन बाय वन इसको देखेंगे, कहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा प्रॉब्लम कौन से टॉपिक से फ्रीक्वेंटली पूछा जा चुका है और कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा आपको ध्यान में रखना है, ये सब कुछ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यह नाम से ही आपको पता चलेगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो का मतलब लाइट हो गया और इलेक्ट्रिक का मतलब करंट। ठीक है, यानी कि कोई भी लाइट किसी पर्टिकुलर मेटल क्यों? क्योंकि सभी मेटल पे लाइट इंसिडेंट होने से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होता है। ठीक है, कुछ मेटल जैसे सेमीकंडक्टर वगैरह मान सकते हैं आप लोग। तो अगर कोई लाइट किसी पर्टिकुलर मेटल पे इंसिडेंट होता है, अटैक करता है, उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा वायर में फ्लो करेगा, तो जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा वायर में, वहां से हमें करंट मिल जाएगा। तो यहाँ पे सनलाइट के द्वारा इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, उसकी वजह से करंट बन रहा है, इसलिए हम इसको फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोल रहे हैं। ठीक है, और ऐसा करने से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, सनलाइट मेटल पे इंसिडेंट करेगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि फोटो लाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और फोटो इलेक्ट्रॉन वायर में जब मूव करेगा तो उसकी वजह से करंट बनेगा, उस करंट को फोटो करंट हम बोलते हैं। टर्म्स है, ध्यान रखिएगा, फोटो इलेक्ट्रॉन, फोटो करंट। क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट, यहाँ पे ये जो फिनोमिनन हो रहा है, लाइट आया, मेटल पे इंसिडेंट किया, इलेक्ट्रॉन बाहर इजेक्ट हो गया, वायर में फ्लो करेगा, फोटो करंट फ्लो होने लगे, इस पूरे फिनोमिनन को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, जैसे कोई भी लाइट है, रेडिएशन है, उसके पास एनर्जी कितना होता है? उसके पास एनर्जी h इंटू न्यू। न्यू क्या है? लाइट का फ्रीक्वेंसी। ठीक है, न्यू लाइट का फ्रीक्वेंसी। सपोज मान लीजिए हमारे पास एक मेटल है जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। क्लियर है कि नहीं? कोई सा भी हमारे पास मेटल है जिसमें से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो सकता है। ठीक है, यहां से लाइट इंसिडेंट हो रहा है, लाइट, और इस लाइट का एनर्जी h न्यू। h का मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट। न्यू फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो लाइट मेटल पे इंसिडेंट होगा, इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल जाएगा। ये सभी प्रोसेस साइमल्टेनियसली नहीं हो रहा है। यहाँ पे इसके अंदर क्या हो रहा है समझिए। यहाँ पे कोई भी मेटल है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टेड होगा, बाउंडेड फॉर्म में होगा, जब उसको कुछ एनर्जी मिलेगा तो सबसे पहले वो फ्री होगा। जो बाउंडेड फॉर्म में है उससे फ्री होगा, और अगर उससे और ज्यादा एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगा, वो फ्री इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे दो प्रोसेस हो रहा है। पहला प्रोसेस, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले फ्री हो रहा है, उसके बाद फ्री होने के बाद वो मेटल से बाहर निकल जा रहा है। क्लियर है कि नहीं? तो वही प्रोसेस यहाँ पे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसको समझने के पहले एक छोटा सा टर्म हम लोग समझेंगे, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन सिंबल है फाइ नॉट। वर्क फंक्शन एक एनर्जी है। इट इज द मिनिमम एनर्जी, इट इज द मिनिमम एनर्जी required to just escape electron from metal surface, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं, it is the minimum energy required to free up the electron, free up the electron। वर्क फंक्शन एक टर्म है, एनर्जी है। इसका मतलब क्या है? ये उतना ही एनर्जी होगा जिससे इलेक्ट्रॉन गेन करके वो फ्री हो जाएगा मेटल सरफेस से, बाउंडेड फॉर्म में रहेगा। वर्क फंक्शन जितना एनर्जी एब्जॉर्ब करके फ्री हो जाएगा, जस्ट रेडी टू स्केप। स्केप नहीं हुआ है, मेटल सरफेस से बाहर नहीं निकल रहा है, रेडी हो गया है बाहर निकलने के लिए। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो यहाँ पे जो लाइट का एनर्जी है, ये लाइट का एनर्जी
कहाँ कहाँ पे स्पेंड हो रहा है, कहाँ कहाँ पे खर्च होगा। पहला, जब इलेक्ट्रॉन इस लाइट का कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करके फ्री हो जाएगा, क्लियर है कि नहीं, फ्री हो गया। जब एक बार फ्री हो गया है, अगर कंटिन्यूअस एनर्जी मिलता रहेगा, फ्री होने के बाद अब इलेक्ट्रॉन ये स्पीड v से ये बाहर निकल जाएगा, स्पीड v से ये बाहर निकल जाएगा। तो ये जो सनलाइट है, सनलाइट का एनर्जी ये कहाँ कहाँ पे खर्च हो रहा है। पहला, वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन यानी कि इलेक्ट्रॉन को फ्री अप करने के लिए, रेडी करने के लिए, प्लस जब इलेक्ट्रॉन स्पीड v से बाहर निकल रहा है तो किसी भी मेटल के पास, किसी भी ऑब्जेक्ट के पास अगर स्पीड है उसका मतलब उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, हाफ mv² होता है, ठीक है। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास स्पीड है मतलब उसके पास कौन सा एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी हो गया, क्लियर है कि नहीं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्पीड v से बाहर निकल गया तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ mv²। ये लाइट का एनर्जी जो दिख रहा है ये कहाँ कहाँ पे खर्च हो रहा है। पहला, इलेक्ट्रॉन को फ्री अप करने के लिए, मेटल सरफेस से फ्री करने के लिए, एक बार फ्री हो गया इतना एनर्जी और एब्जॉर्ब करके ये बाहर निकल जाएगा, क्लियर है कि नहीं। तो ये हमारा एक इक्वेशन बन गया जिसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, क्लियर है कि नहीं, नोट कीजिए इसको। अभी हमने देखा है एच न्यू इक्वल वर्क फंक्शन प्लस हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो वर्क फंक्शन का फॉर्मूला होगा एच न्यू नॉट, एच न्यू नॉट, और न्यू नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अभी हम लोग देखेंगे क्या चीज होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व करने का मतलब ये हो गया इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर निकल गया है, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व करने का मतलब इलेक्ट्रॉन जस्ट फ्री नहीं हो गया है, फ्री होने के बाद वो मेटल सरफेस से बाहर निकल गया। तो अगर मान लीजिए किसी मेटल को केवल इतना एनर्जी दिया जाएगा, केवल इतना एनर्जी दिया जाएगा, देन वो केवल फ्री हुआ है, मेटल सरफेस से बाहर नहीं निकला है। इतना एक्स्ट्रा एनर्जी दिया जाएगा देन वो मेटल सरफेस से बाहर निकल जाएगा। तो अगर लाइट का एनर्जी, अगर लाइट का एनर्जी वर्क फंक्शन के इक्वल होगा देन इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होगा, क्योंकि एक्स्ट्रा एनर्जी तो है ही नहीं काइनेटिक एनर्जी देने के लिए, क्लियर है कि नहीं, ठीक है। अगर लाइट का एनर्जी केवल वर्क फंक्शन के इक्वल होगा देन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। तो एनर्जी ऑफ फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टू बी ऑब्जर्व, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व करने के लिए एनर्जी ऑफ लाइट, एनर्जी ऑफ लाइट या रेडिएशन शुड बी ग्रेटर देन वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। अलग अलग मेटल का वर्क फंक्शन अलग अलग होता है, ठीक है। वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, ऐसा क्यों, क्योंकि वर्क फंक्शन से ज्यादा लाइट का एनर्जी होगा तो जितना वर्क फंक्शन में एनर्जी कंज्यूम होगा इलेक्ट्रॉन फ्री होने में उतना एनर्जी कंज्यूम हो जाएगा। जो बचा हुआ एनर्जी होगा उस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, क्लियर है कि नहीं। तो यहाँ पे ध्यान रखना है लाइट का एनर्जी मेटल के वर्क फंक्शन से अगर ज्यादा है तभी फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन ऑब्जर्व होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यहाँ तो लाइट का एनर्जी क्या है, एच न्यू ग्रेटर देन वर्क फंक्शन क्या है, फाई नॉट, एच न्यू ग्रेटर देन एच न्यू नॉट, एच और एच कट हो गया, फाइनली आ गया न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट, ठीक है। यहाँ से एमसीक्यू फॉर्म में पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। इसका मतलब क्या हो गया, लाइट का फ्रीक्वेंसी, जो लाइट इंसिडेंट हो रहा है मेटल सरफेस पे, लाइट का एनर्जी, लाइट का फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होना चाहिए। थ्रेशोल्ड का मतलब कि एक लिमिटिंग फ्रीक्वेंसी, अभी मैं बता रहा हूँ आप लोग को। लाइट का फ्रीक्वेंसी मेटल के थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ग्रेटर होगा तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा, यानी कि एनर्जी ऑफ लाइट शुड बी ग्रेटर देन द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, क्लियर है, इसको नोट कीजिए।
सेकंड नंबर पे आता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसका सिंबल है न्यू नॉट। फ्रीक्वेंसी का सिंबल तो यही होता है न्यू, न्यू नॉट का मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल below which photoelectric effect is not observed। इसका मतलब क्या हो गया, सपोज हमारे पास एक मेटल सरफेस है, ठीक है। इस मेटल का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सपोज 2.3 हर्ट्ज है, ठीक है। इस मेटल का, हर एक मेटल का अलग अलग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है, क्लियर है कि नहीं। सपोज एक मेटल है जिसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 2.3 हर्ट्ज है, और यहाँ पे 3 डिफरेंट वेवलेंथ का लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है, ए बी सी। तो लाइट ए का वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी है, लाइट ए का फ्रीक्वेंसी है 2 हर्ट्ज, लाइट बी का फ्रीक्वेंसी है 2.5 हर्ट्ज, और लाइट सी का फ्रीक्वेंसी है सपोज 4 हर्ट्ज, क्लियर है कि नहीं। तो उसी लाइट से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा जिस लाइट का फ्रीक्वेंसी मेटल के थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ग्रेटर है। यानी कि यहाँ पे लाइट तो आ रहा है, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है लाइट का फ्रीक्वेंसी, जो लाइट इंसिडेंट हो रहा है इसका फ्रीक्वेंसी इस पर्टिकुलर मेटल के थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ग्रेटर है कि नहीं। अगर लाइट का फ्रीक्वेंसी मेटल के थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ग्रेटर नहीं है देन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा, मींस इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा यहाँ पे, क्लियर है कि नहीं। तो यहाँ पे लाइट ए का फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज, तो लाइट ए के केस में इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। लाइट बी का फ्रीक्वेंसी 2.5 मेटल के थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ग्रेटर है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाएगा, यानी कि ये लाइट आएगा, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ठीक है। लाइट सी का फ्रीक्वेंसी 4 हर्ट्ज, इससे ज्यादा है, मेटल के थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, यहाँ से भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसी भी पर्टिकुलर मेटल का एक लिमिटिंग मिनिमम फ्रीक्वेंसी होता है। अगर लाइट का फ्रीक्वेंसी, इंसिडेंट लाइट का फ्रीक्वेंसी उस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से बिलो है देन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होगा, ठीक है। नोट करना है इसको। इंटेंसिटी वर्सेस नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, इंटेंसिटी वर्सेस नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे ऑब्जर्व ये किया गया है एक्सपेरिमेंटली, यहाँ पे मैं वही टॉपिक बता रहा हूँ जो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ग्राफ से रिलेटेड जो भी टर्म्स आएगा यहाँ पे, इंटेंसिटी वर्सेस नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। तो ऑब्जर्व ये किया गया है एक्सपेरिमेंटली, इफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट increases then number of ejected electrons increases and hence photo current increases। यानी कि अगर लाइट का इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे, इंटेंसिटी का मतलब ब्राइटनेस, ब्राइटनेस ज्यादा है इंटेंसिटी ज्यादा है, ब्राइटनेस कम है इंटेंसिटी कम हो गया। अगर लाइट का इंटेंसिटी और भी बढ़ा दिया जाए देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना पहले निकल रहा था उससे और ज्यादा इमिट होने लगेगा। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा इमिट होगा इसका मतलब नंबर ऑफ का मतलब फोटो करंट का वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, सपोज एक्स एक्सिस पे इंटेंसिटी होगा, इंटेंसिटी, और वाई एक्सिस पे फोटो करंट। तो अल्टीमेटली इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा मींस फोटो करंट का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा।
ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। ठीक है, इसको मार्क कीजिए। यहाँ पे फोटो करंट भी हो सकता है या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा तभी तो फोटो करंट इंक्रीज होगा। नोट करना इसको। नहीं, इसी का सेकंड पार्ट है फ्रीक्वेंसी वर्सेस काइनेटिक एनर्जी। तो ये भी एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व ये किया गया है। इफ frequency of incident light increases, then kinetic energy of electron increases। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज नहीं होगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा। यानी कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने का मतलब हाफ mv²। पहले स्पीड कम था, अब स्पीड ज्यादा हो गया, बढ़ गया है। ठीक है, अगर लाइट का फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर देंगे देन इलेक्ट्रॉन का स्पीड और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। स्पीड इंक्रीज हो गया मतलब काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर इंक्रीज हो गया। इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे? फ्रीक्वेंसी एक्स एक्सिस पर होगा और काइनेटिक एनर्जी वाई एक्सिस पर। तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा। ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर लाइट का इंटेंसिटी इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होगा, हेंस फोटो करंट इंक्रीज हो जाएगा। लाइट का फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होने से काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएगा, मींस इलेक्ट्रॉन और भी ज्यादा फास्ट स्पीड से ट्रेवल करने लगेगा। ठीक है, सपोज काइनेटिक एनर्जी वाई एक्सिस पर काइनेटिक एनर्जी और यहाँ पे लाइट का इंटेंसिटी है। इसके ग्राफ कैसे होगा? हमने क्या देखा है, काइनेटिक एनर्जी केवल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। इंटेंसिटी कुछ भी हो, काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगा। इंटेंसिटी चेंज करने से केवल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इंटेंसिटी कम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड कम हो जाएगा। इंटेंसिटी ज्यादा हो गया, नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा। लेकिन काइनेटिक एनर्जी को चेंज करने के लिए लाइट का फ्रीक्वेंसी चेंज करना होगा। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी केवल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। इंटेंसिटी के वैल्यू कुछ भी हो, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगा। तो काइनेटिक एनर्जी को फिक्स कर देना है। ठीक है, नोट कीजिए इसको। नेक्स्ट टॉपिक स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल को समझने के लिए एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं मैं। इवैक्यूएटेड ट्यूब रहेगा यहाँ पे, यहाँ पे दो प्लेट लगाया गया है, मेटलिक होगा, और इन दोनों प्लेट को बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया। निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। ठीक है, निगेटिव मतलब ये वाला प्लेट निगेटिव पोटेंशियल पर है और ये वाला प्लेट पॉजिटिव पोटेंशियल है। इसका पोटेंशियल पॉजिटिव है, इसका पोटेंशियल निगेटिव है। ठीक है, और इवैक्यूएटेड है मतलब इसमें एयर नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे ग्लास लगाया गया है, ग्लास है जिससे एयर क्रॉस नहीं करेगा। यहाँ से केवल सनलाइट आएगा, सनलाइट आएगा इस मेटल सरफेस पे, इंसिडेंट होगा। तो जैसे ही लाइट इंसिडेंट होगा यहां से इलेक्ट्रॉन निकलने लगेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलने लगेगा। तो इसको हम बोलते हैं इमीटर प्लेट, और ये कलेक्टर प्लेट। इमीटर प्लेट क्यों? इलेक्ट्रॉन इमिट कर रहा है। कलेक्टर प्लेट क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट कर रहा है। अब यहाँ पे कैसे पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से इमिट हो रहा है? ये इसी प्लेट के टुवर्ड्स में जाएगा, क्योंकि इस प्लेट का पोटेंशियल हमने पहले से ही पॉजिटिव रखा है। इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होता है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा ये अपने आप पॉजिटिव पोटेंशियल के टुवर्ड्स अट्रैक्ट हो जाएगा। तो सभी इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव पोटेंशियल की टुवर्ड्स आने लगेगा। यहाँ पे क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पे सभी इलेक्ट्रॉन का स्पीड सेम नहीं होगा, अलग अलग स्पीड होगा। कुछ तेजी से जाएगा, फास्ट मूव करके जाएगा, और कुछ इलेक्ट्रॉन का स्पीड स्लो होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगेगा, फिर ये करंट बन जाएगा। क्लियर है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो हो रहा है तो करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर हो रहा है? स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है?
यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो फ्लो हो रहा है, क्लियर है कि नहीं। सपोज मान लीजिए इस बैटरी का पोलैरिटी चेंज कर दिया। पोलैरिटी चेंज करने का मतलब अब हमने निगेटिव कर दिया, तो इसका पोटेंशियल तो निगेटिव हो गया, इस प्लेट का पोटेंशियल नेगेटिव हो गया। अब जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है इसके पास आएगा, लेकिन अब ये रिपेल होने लगेगा, क्लियर है कि नहीं, क्योंकि पोलैरिटी हमने चेंज कर दिया। इस प्लेट का पोटेंशियल अब नेगेटिव हो गया है, जो इलेक्ट्रॉन आ रहा था पहले, अब इस प्लेट के पास आने से ये रिपेल होने लगेगा, क्लियर है कि नहीं। लेकिन अभी भी जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है इस प्लेट को क्रॉस करके अगेन वायर में जा रहा है, अभी भी फोटो करंट बन रहा है, लेकिन पहले से कम बन रहा है, ठीक है। सपोज बैटरी का पोटेंशियल इंक्रीज करेंगे, बैटरी का निगेटिव पोटेंशियल इंक्रीज करेंगे, तो यहाँ पे निगेटिव पोटेंशियल का वैल्यू इंक्रीज होने लगेगा, ठीक है। निगेटिव पोटेंशियल का वैल्यू इंक्रीज होने लगेगा। जब इंक्रीज होगा तो जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जो क्रॉस कर जा रहा था वो अब रिपेल होने लगेगा, क्योंकि इसका निगेटिव पोटेंशियल इंक्रीज हो गया है, क्लियर है कि नहीं, ठीक है। तो जितना ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल इंक्रीज करेंगे फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन अब और रिपेल होने लगेगा। तो इसको इंक्रीज करते जाना है, एक टाइम ऐसा आएगा जितने भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है वो सभी इलेक्ट्रॉन रिपेल होने लगेगा यहाँ पे, ठीक है, रिपेल हो जाएगा। तो क्या आप कोई इलेक्ट्रॉन इस सर्किट में ट्रेवल करेगा? नहीं करेगा। यानी कि इस केस में कोई सभी इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल सर्किट में फ्लो नहीं कर रहा है, करंट यहाँ पे जीरो हो जाएगा, करंट जीरो फ्लो होगा। तो इस केस में यहाँ पे जितना भी पोटेंशियल हमने रखा है जिससे सभी इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो गया है, उस निगेटिव पोटेंशियल को हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। स्टॉपिंग पोटेंशियल का सिंबल वी नॉट। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? इसका पोटेंशियल हमेशा निगेटिव पोटेंशियल होता है, क्लियर है कि नहीं। स्टॉपिंग पोटेंशियल हमेशा निगेटिव, इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पे एक चीज और देखना है, अगर हमें काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है, देन स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म में हम लोग लिख सकते हैं ई वी नॉट। इसको याद रखना है, छोटा सा फॉर्मूला है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ई वी नॉट। तो अभी थोड़ी देर पहले एक इक्वेशन हम लोग देख रहे थे, एच न्यू इक्वल एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, उसको के मैक्स में यहाँ पे लिख सकता हूँ, यानी कि एच न्यू इक्वल एच न्यू नॉट प्लस ई वी नॉट, ऐसे लिखा जा सकता है, क्लियर है कि नहीं। इसको ही मार्क कीजिए। Effect of potential on photoelectric current। एनसीईआरटी का ग्राफ है, एनसीईआरटी में ग्राफ दिया गया है, जितना भी ग्राफ है एनसीईआरटी में सबको प्रैक्टिस कर लेना है, सभी बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। फोटो करंट है, ये I1 I2 I3, और यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल हमेशा निगेटिव होता है, इस ग्राफ से क्या समझ में आ रहा है? अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होगा देन मैग्नीट्यूड ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट इफेक्ट करेगा या नहीं? इस ग्राफ से तो यही दिख रहा है, I1 करंट, I1 कम है, ठीक है, यहाँ पे I3 इज ग्रेटर देन I2 ग्रेटर देन I1। डिफरेंट डिफरेंट करंट के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम वैल्यू आ गया। इसका मतलब क्या हो गया? करंट का मैग्नीट्यूड स्टॉपिंग पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। यानी कि फोटो करंट डज नॉट डिपेंड ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। ग्राफ से तो इतना ही समझ में आ रहा है, नोट कीजिए इसको।
नेक्स्ट टॉपिक, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। वन स्टॉपिंग पोटेंशियल, टू स्टॉपिंग पोटेंशियल, थ्री। और ये जो सबसे नीचे वाला कर्व है इसका फ्रीक्वेंसी न्यू वन, फ्रीक्वेंसी न्यू टू, फ्रीक्वेंसी न्यू थ्री। और यहाँ पे न्यू थ्री इज ग्रेटर देन न्यू टू ग्रेटर देन न्यू वन। स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू हमेशा नेगेटिव होता है, पॉजिटिव वैल्यू नहीं होगा यहाँ। तो ग्राफ से कंक्लूजन क्या मिल रहा है, अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज है, न्यू थ्री फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, न्यू वन फ्रीक्वेंसी पे स्टॉपिंग पोटेंशियल कम है। फ्रीक्वेंसी जैसे ही इंक्रीज हो गया स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज हो गया, फ्रीक्वेंसी और भी इंक्रीज हो गया स्टॉपिंग पोटेंशियल और भी इंक्रीज हो गया, मतलब निगेटिव वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल और भी इंक्रीज हो गया यहाँ पे। क्लियर है कि नहीं? तो इफ फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज देन स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीजेस, नेगेटिव वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। ठीक है, ये ग्राफ भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, एनसीईआरटी का ग्राफ है, लोग वहां पे देख सकते हैं। नेक्स्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट एंड वर्क फंक्शन। रिपीट क्यों हुआ? ठीक है, इसका एक ग्राफिकल है, स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट भी आएगा, y इक्वल mx प्लस सी पे। एक इक्वेशन हमने देखा है एच न्यू इक्वल वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स। एच न्यू इक्वल वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स कितना है, ई वी नॉट। तो यहां से अगर हम ई वी नॉट फाइंड करेंगे, ई वी नॉट इक्वल फाइव नॉट, इधर जाकर माइनस बन जाएगा, तो एच न्यू माइनस फाइव नॉट। ठीक है, डिवाइड बाई इलेक्ट्रॉन, डिवाइड बाई इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन से डिवाइड करेंगे वी नॉट बचेगा, इसको इलेक्ट्रॉन से डिवाइड करेंगे एच डिवाइडेड ई न्यू, इसको इलेक्ट्रॉन से डिवाइड करने से ई। तो ये एक इक्वेशन बन गया। ठीक है, कभी कभी न्यूमेरिकल भी आ जाता है बोर्ड एग्जाम में, और न्यूमेरिकल यहां से भी आता है। क्लियर है कि नहीं? तो अगर इस इक्वेशन को लाइन के इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग above इक्वेशन विथ इक्वेशन ऑफ लाइन y इक्वल mx प्लस सी। ठीक है, तो y की जगह पे हमें क्या मिल गया, v नॉट, y की जगह पे v नॉट, x की जगह पे फ्रीक्वेंसी, x की जगह पे फ्रीक्वेंसी, m क्या है, स्लोप है, लाइन का स्लोप x एक्सिस के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, m स्लोप हो गया, तो m इक्वल स्लोप। इंटरसेप्ट क्या है, इंटरसेप्ट का मतलब लाइन y एक्सिस को कितने पॉइंट पे, कितने मैग्नीट्यूड पे इंटरसेप्ट कर रहा है, कट कर रहा है। तो इंटरसेप्ट c माइनस, इंटरसेप्ट निगेटिव है यहाँ पे, क्लियर हो रहा है, निगेटिव है मतलब ये जो लाइन है y एक्सिस को निगेटिव एक्सिस पे कट कर रहा है, क्योंकि इंटरसेप्ट इसका निगेटिव है। इसका अगर ग्राफ ड्रॉ किया जाएगा, ग्राफ समझना है, ये y एक्सिस है, y एक्सिस पे हमें क्या रखना है, स्टॉपिंग पोटेंशियल v नॉट, और x एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसका ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे, इतना तो कंफर्म है, इक्वेशन ऑफ लाइन है, ये लाइन से मैच कर रहा है ये। ठीक है, तो इसका ग्राफ भी एक लीनियर आएगा लाइन के फॉर्म में, लेकिन इंटरसेप्ट कहाँ पे होगा, पॉजिटिव एक्सिस पे नहीं, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे नहीं होगा, इसका इंटरसेप्ट नेगेटिव वाई एक्सिस पे होगा, क्योंकि इसका इंटरसेप्ट माइनस फाइव नॉट डिवाइडेड ई है। तो ये जो इंटरसेप्ट दिख रहा है ये माइनस फाइव नॉट डिवाइडेड ई हो गया, और ये लाइन
फ्रीक्वेंसी क्या है, तो यहाँ पे जो कट कर रहा है ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। क्लियर है कि नहीं, इसको मार्क कीजिए। सपोज यहाँ पे एक एंगल लिया जाए, सपोज ये थीटा है, ए को बी मान लिया और इसको सी मान लिया, ये 90 डिग्री एंगल हो गया, ठीक है, ए बी सी। इसको रफ करता हूँ। यहाँ पे एम का मतलब स्लोप, टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर डिवाइडेड बेस। परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे, परपेंडिकुलर बीसी और बेस कितना है एसी, बीसी डिवाइडेड एसी, इसका स्लोप मिल गया, ठीक है। अभी जब कंपेयर किया गया था वहां से स्लोप कितना आया था, वहां से स्लोप आ गया था h डिवाइडेड ई, h डिवाइडेड ई। क्लियर है कि नहीं, तो यहां से h क्या मिल जाएगा, h इक्वल क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे e इंटू बी सी डिवाइडेड ए सी। तो यहां से प्लैंक्स कांस्टेंट का डिटर्मिनेशन हो गया, बी सी डिवाइडेड ए सी, प्लैंक्स कांस्टेंट का डिटर्मिनेशन हो गया, ठीक है। तो इसको और बेटर फॉर्म में लिखा जाए, h इक्वल ई इंटू बी सी डिवाइडेड ए सी क्या है, स्लोप है, ई इंटू स्लोप, ये प्लैंक्स कांस्टेंट का डिटर्मिनेशन हो गया, ठीक है। वर्क फंक्शन भी फाइंड करना है। वर्क फंक्शन इंटरसेप्ट ऑन वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस इंटरसेप्ट कितना है वर्टिकल एक्सिस पर, -5 नॉट डिवाइडेड ई, -5 नॉट डिवाइडेड ई, जस्ट निगेटिव साइन यहाँ पे दिया गया है, क्लियर है कि नहीं। तो यहाँ पे यहाँ से वर्क फंक्शन क्या मिलेगा, 5 नॉट इक्वल क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ई, इंटरसेप्ट ऑन वर्टिकल एक्सिस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ई 5 नॉट इक्वल ई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरसेप्ट ऑन वर्टिकल एक्सिस, ठीक है। तो यहां से वर्क फंक्शन का भी डिटर्मिनेशन हो गया, तो प्लैंक्स कांस्टेंट भी डिटरमाइन हो गया और वर्क फंक्शन भी डिटरमाइन हो गया। नोट कीजिए इसको। नेक्स्ट टॉपिक, एनर्जी ऑफ फोटोन। यहाँ पे अगर यहाँ से न्यूमेरिकल आएगा भी तो एक छोटा सा फॉर्मूला है, E इक्वल एच न्यू, ठीक है। कोई भी फोटोन है उसका एनर्जी अगर फाइंड करना है तो एच न्यू, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट। अगर न्यू को वेवलेंथ के फॉर्म में लिखा जाए तो एच सी डिवाइडेड लेमडा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इक्वल सी डिवाइडेड लेमडा होता है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना है, कई बार ये भी आपसे पूछा जाता है, पावर गिवन होगा 1 सेकेंड में, नंबर ऑफ फोटॉन्स कितना इमिट होगा, ठीक है, न्यूमेरिकल आता है यहाँ से, ध्यान रखना है। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकेंड, n इक्वल पावर डिवाइडेड एनर्जी ऑफ ए फोटोन, पावर को एनर्जी से डिवाइड कर देंगे, पावर एनर्जी कितना है, ठीक है, इसमें मार्क कीजिए। एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया गया है, यहाँ से भी दिया गया है, यहाँ से भी दिया गया है, केवल एनसीईआरटी के एग्जांपल आपको प्रैक्टिस करने से कंसेप्ट क्लियर होगा। ये नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है डी ब्रोगली वेवलेंथ। डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली वेवलेंथ, कोई भी पार्टिकल जिसका मास है, अगर उसको वेरी हाई स्पीड से थ्रो किया जाए, वेरी हाई स्पीड एज कंपेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, तो लाइट के स्पीड के कंपेयर में अगर किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जाएगा तो ये एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, रेडिएशन में कन्वर्ट हो जाएगा, और उस रेडिएशन का वेवलेंथ कैसे मिलेगा, लेमडा इक्वल एच डिवाइडेड मास इनटू वेलोसिटी।
एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू है। और मास इनटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम हो, एच डिवाइडेड पी। तो इसका ग्राफ बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, एच कांस्टेंट है, लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम, ये मोमेंटम हो गया। लैम्डा एक्स एक्सिस पर ग्राफ कैसे बनेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ग्राफ ऐसे बन जाएगा, ठीक है। और अगर वेलोसिटी के साथ ग्राफ बनाना है तो यहां पर भी लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 डिवाइडेड वी, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये v हो गया, v y एक्सिस पे और लैम्डा x एक्सिस पे, इसका भी ग्राफ ऐसे ही बनेगा क्योंकि दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में केवल इतना ही है, इससे ज्यादा और कुछ बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। आप इसको बार बार रिवाइज करिए और एनसीईआरटी का जो डायग्राम है उसको प्रैक्टिस कीजिए, और जो 2-3 साल का PYQ है उसको आप देखेंगे, आपका क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली बन जाएगा।